सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, चकाचक, एक नंबर। तो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ससुरा फिजिक्स। तो बाबू, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर ये तीसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं सभी को पता है। जेई मेंस 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है बेटा, उसका चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और बाबू, आज इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर को सॉल्व करने वाले, जिसका प्रीवियस ईयर मतलब इस साल का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बाबू, वो है लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। बाबू, दोनों चैप्टर से मिला करके 8-9 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है, इसलिए दोनों चैप्टर का डिस्कशन हम लोग एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो बिना समय वेस्ट किए बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, ठीक है ना। जेई मेंस 2025 जो इस साल हो चुका है बेटा, बात समझना, क्लास 11th का बच्चा हो, क्लास 12 का बच्चा हो या ड्रॉपर का बच्चा हो, सभी के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि अभी तक यूट्यूब में चैप्टर वाइज डिस्कशन कोई नहीं किया है बाबू 2025 के मेंस का, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बाबू। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, टॉपिक का नाम एक बार फिर से बता देते हैं। हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज बाबू, उसका नाम होने वाला है लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो बाबू, तुम्हारे सामने सबसे पहला सवाल जो कि 22 जनवरी को पूछा गया था, बहुत बेसिक सवाल है बाबू। ये सवाल बच्चा मतलब वेक्टर चैप्टर में ही बनाना सीख जाता है, जो फिजिक्स का हम लोग का सबसे पहला बेसिक चैप्टर है वेक्टर। ध्यान से देखना बाबू, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ था एग्जाम में i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। सवाल है वैल्यू ऑफ b। देखो तो फोर्स वेक्टर में ये b अननोन है ना, वैल्यू ऑफ b सो दैट वर्क डन इज 0। गौर करो बाबू, वर्क डन को 0 करना है। चाहे तो एक बार इस क्वेश्चन को तुम खुद से अटेम्प्ट करके देख सकता है। बढ़ते बाबू इसका सॉल्यूशन की तरफ। हम लोग जानते हैं बाबू कि कांस्टेंट फोर्स है, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला याद करो। वर्क डन का यही सबसे बेसिक फॉर्मूला था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बाबू, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक बार डॉट प्रोडक्ट करके देखो। याद है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? आई वाले को आई वाले से गुना करो, प्लस जे वाले को जे वाले से, प्लस के वाले को के वाले से। बात समझना बाबू, चलो करो डॉट प्रोडक्ट। आई वाले को आई वाले से गुना करो, 2 इंटू 1 2, बी इंटू माइनस टू बी, और के साथ 1 है, 1 इंटू यहां -1 बोले तो -1। ये वर्क का आंसर आ गया बेटा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां से गौर से देख लो बाबू, b का वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। चलो बाबू बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा हम लोगों के सामने अगला सवाल। ध्यान से देखो, वर्क पावर एनर्जी का ही अगला सवाल है बाबू, और ये 23 जनवरी वाले शिफ्ट में पूछा था। चलो अच्छे से सवाल को पढ़ो एक बार, चाहो तो एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ध्यान से देखो तो बेटा सवाल क्या लिखा हुआ है। अब फोर्स F, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल। फोर्स का वर्क दे चुका है 5 जूल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, ठीक है, 5 जूल के बाद जरूर कॉमा ना होगा। वर्क डन इज 5 जूल कॉमा व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस किए तो वर्क हुआ है 5 जूल। अल्फा का वैल्यू बता दिया 1, तो पूछा है बाबू कि इस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से समझो बाबू, बहुत सुंदर से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक सा ही क्वेश्चन है बाबू, एकदम सब नोट्स जैसा क्वेश्चन है। याद करो ना, तेरा नोट्स में तुम लिखा हुआ है बेटा कि अगर वेरिएबल फोर्स होता था तो याद है वर्क डन बाय फोर्स का बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रल एफ डीएक्स। चलो फोर्स का वैल्यू पुट करो, अल्फा को 1 पुट कर दिए ना, ठीक है ना, 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डीएक्स।
और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक पुट करेगा, 0 से 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस किए हैं। अब बस वर्क का वैल्यू 5 दिया हुआ पुट कर दो और यहां इंटीग्रेशन करो। बताओ 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x, और बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल बेटा, बीटा एक्स क्यूब बाई 3। चलो अब अगला लाइन में लिमिट पुट करो, एक बार x की जगह 1 पुट करो तो 1 प्लस बीटा बाई 3 माइनस x की जगह 0 पुट करो तब तो पूरा कचड़ा 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा एक लाइन, बीटा का वैल्यू 12 आ जाएगा। बहुत सुंदर से देख लो बाबू, घुमा फिरा के यही सब सवाल अब बार बार पूछेगा, एक एक बच्चा से ये सवाल बन सकता था, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देख लो। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लो बाबू। 24 जनवरी वाले शिफ्ट में ये सवाल पूछा था। चलो इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं बाबू। ये क्लास का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करो बाबू, इस टॉपिक का नाम कोनिकल पेंडुलम हुआ करता था, याद आ रहा है कोनिकल पेंडुलम। जब पार्टिकल एक कोन को ट्रेस करता है, पार्टिकल अपने सर्कुलर मोशन के दौरान अगर एक कोन को ट्रेस करता है बाबू, याद कर इस टॉपिक तेरा नोट्स में लिखा हुआ होगा बेटा कोनिकल पेंडुलम। ध्यान से देखो, एक कोनिकल पेंडुलम है, रस्सी का लेंथ L, रस्सी का टेंशन T, पार्टिकल का मास दिया हुआ था m, और ये वर्टिकल के साथ रस्सी का एंगल थीटा, ठीक है ना। सवाल में क्या दिया था, द मास मेक्स 3/π रोटेशन पर सेकेंड, तुमको उस मास का ओमेगा दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डैश ml, तो इस डैश में क्या भगाएगा ये हम लोगों को लिखना है, समथिंग ml, वो समथिंग का वैल्यू चाहिए। चलो बाबू इस सवाल का अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखना बेटा कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से तुम इस मास का एफबीडी बनाओ। टेंशन ऐसे टेढ़ा लगेगा और mg ऐसे नीचे लगेगा। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, तो बाबू ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। टी का इधर कंपोनेंट करो टी साइन, और टी का ऊपर कंपोनेंट करो टी कॉस। बात समझो। अच्छा क्वेश्चन में एक और खेल किया था जिसमें बहुत सारा बच्चा फंस कर आया है, जबकि क्लास में यह बात तुम लोगों को 4 बार सिखाया गया बाबू। ओमेगा क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ो, 3/π रोटेशन पर सेकेंड। पर बेटा ओमेगा का एसआई रोटेशन पर सेकेंड नहीं होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। याद करो तुम कितना बार पढ़ा है, वन रोटेशन इज 2π रेडियन। एक रोटेशन में पता है ना 360 डिग्री होता है, तो बाबू उसी को ना लिखा जाता है 2π रेडियन। तो बाबू इस रोटेशन पर सेकेंड को सबसे पहले तुमको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था। रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2π से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कटा, 3 2 जा, ओमेगा का एकदम एसआई में वैल्यू आ चुका है बाबू 6 रेडियन पर सेकेंड। चल कुछ नहीं, अब इधर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन पता है ना, सर्कल का ये रहा सेंटर, ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है इस सर्कल का ये सेंटर है। और बोल बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना दिख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स है, देख टी साइन थीटा। और याद है ना सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है। लिखो एक बार, बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब बस हमको इस आर रेडियस को हटाना है, रेडियस को एल के टर्म्स में लिखना है। ध्यान से देख बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यह हाइपोटेनियस एल है और ये थीटा है, तो बाबू ये आर तो इसका परपेंडिकुलर ना हो गया। बताओ ना आर का वैल्यू कितना होगा, एक एक बच्चा को पता है बेटा एल साइन थीटा। आर को पुट करो अगला इक्वेशन में, वहां पर एल साइन थीटा, देखो तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ठीक है ना। एक लाइन में देखो आंसर आ गया। बताओ टेंशन का आंसर कितना आया, 6 का स्क्वायर 36 ml। आंसर पूछा था ना डैश ml, डैश में कितना आंसर भराएगा बाबू 36। एकदम सीख लो बाबू, एकदम ऐसा सीखो कि आखिरी मौका है। सच बता रहे, इसके बाद दूसरा मौका मिलने भी नहीं वाला है, ठीक है ना। चलो बाबू
बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की। ये 28 जनवरी को पूछा था, ठीक है ना। और ये सवाल है बाबू असर्शन एंड रीजन का। बच्चा लोग जनरली असर्शन रीजन का सवाल से बेकार का बहुत डरता है बाबू, जबकि आराम से असर्शन पढ़ा जाए, आराम से रीजन पढ़ा जाए तो सवाल बन जाता है, वो बात समझना, ठीक है ना। देखो तो ध्यान से, असर्शन में क्या लिखा है देखना, एक ठीक क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सर सबसे पहले ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है बाबू? सेंट्रल फोर्स क्या होता है ना, वैसा फोर्स जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स ही हमेशा एक्ट करता है बेटा बाबू, ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। बाबू अपने सिलेबस में दो मेजर सेंट्रल फोर्स है, एक क्लास 11 में तुम पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r², और एक तुम पढ़ा होगा क्लास 12 के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स में K q1q2/r²। और बाबू ये सारा सेंट्रल फोर्स नेचर में कैसा होता है? कंजर्वेटिव। याद है कंजर्वेटिव फोर्स, बात समझना। और याद है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। तो देखो तो ये तो एकदम सही ना लिखा हुआ है, सेंट्रल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, और इनका वर्क पाथ के यानी कि रास्ते के इंडिपेंडेंट है। बाबू असर्शन पूरी तरह से सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या लिखा है? एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैकेनिक्स में आपको जितना भी फोर्स मिलता है, जरूरी नहीं कि हर फोर्स का एक पोटेंशियल एनर्जी हो। बिल्कुल सही बात है, याद करो पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ना होता है, ग्रेविटी का होता है, स्प्रिंग का होता है। फ्रिक्शन का कोई पोटेंशियल एनर्जी होता था क्या? बिकॉज फ्रिक्शन वॉज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बाबू रीजन भी पूरी तरह से सत्य है, पर क्या ये रीजन उस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन तो कुछ और ही बात कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और रीजन कुछ और ही बात कर रहा है कि हर फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, जो कि सत्य बात है। बाबू दोनों सही बात है, पर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तुम ही बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमको पता है, एग्जाम में ऑप्शन बी दिया रहता है इसका आंसर। पता ऑप्शन बी में क्या लिखा रहता है कि असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। चलो बाबू बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ध्यान से देखना। 28 जनवरी को यह सवाल पूछा था, और मेरे हिसाब से बाबू शायद इस सवाल को ड्रॉप किया होगा, क्योंकि इस सवाल में एक प्रॉब्लम है। चलो ना, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं इस सवाल को ये लोग सॉल्व कैसे किया, उसके बाद हम बताते हैं कि सवाल को क्यों ड्रॉप या फिर बोनस किया होगा, ठीक है ना। हम चेक नहीं किए कि ड्रॉप किया है कि नहीं किया है। ध्यान से देखना वो इस सवाल को। सवाल में बोला है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज इनिशियली एट पॉइंट P, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे दिया 3,4। अंडर एक्शन ऑफ फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप, इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट Q, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 6,10। इस फोर्स लगने के कारण पार्टिकल अपने पुराने कोऑर्डिनेट से चलकर 4 सेकंड में एक नए कोऑर्डिनेट पर आ चुका है। अब सवाल क्या पूछा है? द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट एंड ऑफ 4 सेकेंड आर इन रेशियो ऑफ। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो क्या होगा 4 सेकंड के अंत पर? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। चलना बेटा, सबसे पहले हम निकाले एवरेज पावर। याद है एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। अब टोटल वर्क कैसे निकाले? कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क लिखो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर तो दिया हुआ है, जरा सोच के बता बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखे? याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके देखो। 6 - 3 मतलब 3i कैप, और 10 - 4 यानी कि 6j कैप। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करो, आई वाले को आई वाले से गुना करो, प्लस
जे वाले को जे वाले से करके देख बेटा, आंसर कितना आ गया? एवरेज पावर का आंसर आ गया 6 वॉट। ठीक है ना? अब और क्या हम लोगों को निकालना है बाबू? और हम लोगों को निकालना है 4 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस पावर। याद है बेटा? उसी के नीचे देखना, 4 सेकेंड पर हम लोग को निकालना है। याद है इंस्टेंटेनियस पावर का सबसे मेन फॉर्मूला? फोर्स डॉट वेलोसिटी। बस अब हमको 4 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए। कैसे निकाले वेलोसिटी? तुमको अगर वेलोसिटी चाहिए, इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन ले लिया बाबू कि इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया। पता है, वही गलत अजम्पशन ले लिया। उससे आंसर तो आ रहा है बाबू, पर वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानकर तुम फाइनल कोऑर्डिनेट निकालेगा ना, तो 6,10 के बजाय कुछ और आएगा। बात समझ पा रहा है? और फाइनल कोऑर्डिनेट दे दिया 6,10, और जबकि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेने पर फाइनल कोऑर्डिनेट काइनेमेटिक्स से 6,10 नहीं आएगा बेटा। बस यही लोचा हो गया इस सवाल का। पर चलो, तुमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना 4 सेकेंड पर, इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना है। याद है? v इक्वल टू u प्लस एटी। लिखो ना सब कुछ ऐसे वेक्टर फॉर्म में। बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। बताओ एक्सेलरेशन कितना है? बाबू फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। फोर्स क्या था? 2i कैप प्लस 3j कैप ना, और एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास ना होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन में देख लो बेटा, मास दिया हुआ है 4 kg और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। 4 से 4 कटा बाबू, तो 4 सेकेंड के अंत पर वेलोसिटी कितना आ रहा है? बोल। 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया वेलोसिटी। तो बताओ बाबू, 4 सेकेंड के अंत पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा? बोल। 4 सेकेंड के अंत पर इंस्टेंटेनियस पावर, बोलो ना। फोर्स डॉट वेलोसिटी करो, कितना है फोर्स? फोर्स भी तो 2i कैप प्लस 3j कैप है, और सॉल्व करने पर वेलोसिटी भी आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप। करो डॉट, i वाले को i वाले से गुना, प्लस j वाले को j वाले से गुना। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 कितना आ गया? 13 वॉट आ गया। तो बताओ बेटा, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो ही ना पूछा था, आंसर क्या होगा? तुम ही बताओ। 6:13। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर 2। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। ध्यान से देखना बेटा इस सवाल को। 28 जनवरी वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, और बाबू इस सवाल पढ़ के तुमको पता चलेगा, तुम जो भी पैकेज बना रहा है, तुम जिस भी रेफरेंस बुक को बना रहा है, ये उसका सबसे बेसिक वाला सवाल है। ध्यान से देखना। सवाल बोला है, अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। बलून है बेटा मास m का, और बलून ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट बलून स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन 3a। कितना मास उस बलून में से कम कर दिया जाए ताकि बलून का एक्सेलरेशन a से बढ़कर कितना हो जाए बाबू? 3a हो जाए। तो अब ध्यान से देखना बाबू, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देख लो, दोनों केस में बलून का एफबीडी बना हुआ है। अच्छा, ये बलून को, इस हॉट एयर बलून को ऊपर कौन ले जा रहा है? बेटा इस हॉट एयर बलून को ऊपर ले जाने वाला फोर्स हवा के द्वारा लगाया गया बायंट फोर्स है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताओ, इस पहला एफबीडी में ऊपर बायंट फोर्स B, नीचे mg, और एक्सेलरेशन है a अपवर्ड। इक्वेशन लिखो, क्या लिखेगा बोलो? B माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है ना? अब ये सेकेंड एफबीडी देखो, उस बलून में से x मास को निकाल दिए। तुमसे ये x का ही वैल्यू पूछा है, कितना मास को निकालना है। चलो अगर x मास को निकाल दिए तो बता बेटा, बलून का नया मास कितना बचेगा? m माइनस एक्स। बाबू बलून का नया एफबीडी को देखो, बायंट फोर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, बायंट फोर्स B ही है, m माइनस एक्स जी mg, अरे नया mg, और एक्सेलरेशन है 3a। फिर से इक्वेशन लिखो, B माइनस m माइनस एक्स जी। बाबू यहां पर लिखने में एक छोटा सा गलती ना हो गया,
बी माइनस एम माइनस एक्स जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और बोल बेटा मास कितना है, एम माइनस एक्स इंटू 3 है। बस हो गया। अब बताओ आंसर कैसे निकाले, एक्स का ना वैल्यू चाहिए। एक काम करो, इस एम जी को उधर भेजो और इस एम माइनस एक्स जी को उधर भेजो, तो यहां से बी का वैल्यू निकालो और यहां से बी का वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो। चलो करके दिखा दे हम, देखना ध्यान से। चल बता, इक्वेशन 1 से बी का वैल्यू कितना आ रहा है बाबू? इक्वेशन 1 से बायन फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? एम जी प्लस एम ए। और इक्वेशन 2 में बाबू बी का वैल्यू कितना आ रहा है? इसको उधर भेजो ना, अरे इसको उधर भेजो ना, एम माइनस एक्स कॉमन ले लो ना, एम माइनस एक्स को इसको उधर भेज के कॉमन लो ना, 3a प्लस जी, ठीक है ना। बस अब तुमसे एक्स का ना वैल्यू पूछा है। चलो बताओ, यहां से एम कॉमन लो, इस वाले कचरा को इधर भेजो बटा में, एक्स का वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है ना। निकाल के दिखा दे, देख इधर, एम इंटू जी प्लस ए बाई 3a प्लस जी इक्वल टू क्या बचा, एम माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम माइनस में इस कचरा को उधर भेजो, एम जी प्लस ए बाई 3a प्लस जी। बोल बाबू क्या आंसर आएगा? एलसीएम लो ना, 3a प्लस जी का एलसीएम लो, 3a प्लस जी का एलसीएम लो, 3ma, चल लिखी दे रहे, 3ma प्लस एम जी माइनस एम जी माइनस एम ए। हाँ तो आंसर आ गया 2ma बाई 3a प्लस जी। तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो बाबू हम लोग अपना डिस्कशन को आज यहीं पर ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना। बाबू इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी में और लॉज ऑफ मोशन में एक आध और बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा था, जैसे कि सुनना, तुमको बताते हैं। एक शिफ्ट में एक ये वाला सवाल पूछा था, याद है? बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, याद करो, सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े थे। और याद है इस बैंकिंग ऑफ रोड में, अरे बैंकिंग ऑफ रोड मतलब जब रोड को हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइन करके बनाते हैं। एक सीधा सवाल पूछा था बेटा इस साल, वीमैक्स का फॉर्मूला करके पूछा था, याद है वीमैक्स का फॉर्मूला? बैंक्ड रोड में कार का मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, याद है? वीमैक्स अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये सेम क्वेश्चन पूछा था, ये सेम आंसर पूछा था। हाँ बस क्वेश्चन में क्या किया था ना, भी की जगह म्यू पूछा था। बात समझो, मतलब हम तो फॉर्मूला वीमैक्स के टर्म्स में ना लिखे हैं, शायद उस क्वेश्चन में म्यू पूछा था। तो अब क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब म्यू को अलग करना होगा। म्यू का आंसर पूछा था वीमैक्स के टर्म्स में, सेम ये सवाल पूछा था। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा था बाबू। और ये जो सारा हम लोग क्वेश्चन किए बेटा, एक बार अपने से ट्राई कर लेना। अगर तुमसे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए बाबू, 6 7 8 क्वेश्चन, अगर तुमसे 70-80% क्वेश्चन ईमानदारी से अपने से बन जा रहा है, तो तुम बाबू अगले साल का जेईई मेंस का एक अच्छा कंटेंडर है। और बात समझना बेटा, ये सब तो शुरुआत का चैप्टर है, ये सब से तो ऐसे भी कम सवाल पूछता है। जो ज्यादा सवाल पूछता है वो अब आने वाले चैप्टर्स का पूछेगा, ठीक है ना। चलो बाबू फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।